जैसी करनी वैसी बनी। लीला देवी भूख से तड़प रही थी। सुबह से उनकी बहू अनीता ने उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। बहू ने सुबह नाश्ते में आलू के पराठे बनाए जो उनके खाने से पहले ही खत्म हो गए थे। इसलिए लीला जी दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर उनकी बहू अनीता ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान होकर लीला जी अपनी बहू अनीता के पास गई और बोली, बहू मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। लीला जी की बात सुनकर अनीता मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगी रहती है, दूसरे तो कोई काम ही नहीं है। आपको टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पीकर सो जाइए। आज दोपहर को मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो मैं रात को ही बनाऊंगी। ये सुनकर लीला जी का मन उदास हो गया। फिर वह धीरे से बोली, बहू अगर तू कहे तो मैं अपने लिए कुछ बना लूं। ये सुनकर अनीता गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? कहकर अनीता किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले और अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोस लाई और लीला जी आगे रख कर बोली कि खाओ। ऐसा करने के बाद अनीता पर्स उठाकर घर से बाहर चली गई। चावल तो फ्रिज में रखे थे, लेकिन फिर भी वह खराब हो गए थे, उनसे गंदी बदबू आ रही थी। लीला जी ने गुस्से से वह चावल डस्टबिन में डाल दिए और फिर उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और फिर सारे बर्तन धोकर किचन साफ किया और पके चुपके से अपने कमरे में जाकर सो गई और सोचने लगी कि अनीता ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, मगर यह घर उसका भी तो है, इसलिए वह खुद का खाना तो खुद बना ही सकती है। अगले दिन सुबह लीला भी जी अपने कमरे से बैठी ही थी कि तभी उतने में ही उनका बेटा नरेंद्र कमरे में आया। बोला, माँ आज कल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाने में भी बहुत मुश्किल हो रही है, ऊपर से पापा की 13वीं का पर भी बहुत खर्चा हुआ है। माँ मैं सोच रहा हूँ कि घर का एक कमरा किराए पर दिया जाए, किराए आने के बाद घर खर्च में थोड़ी मदद भी होगी। नीला जी बोली, बेटा तुझे जो ठीक लगता है वो कर। उसके बाद जितेंद्र थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, माँ तू अपना कमरा खाली कर दे, मैं नीचे के कमरे में शिफ्ट हो जा, वह कमरा छोटा है ना, इसलिए इसमें टॉयलेट और बाथरूम नहीं है, तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। नीला जी चौंक कर बोली, पर बेटा वह कमरा बहुत छोटा है और वह तो स्टोर रूम है ना, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी। जितेंद्र बोला, माँ तू आंगन के टॉयलेट में चली जाना, और वैसे भी तू तो घर में ही रहती है ना, और किसको हम कमरा किराए पर देंगे, उसको तो सारी सुख सुविधा चाहिए ना, वैसे भी वह कमरा ज्यादा छोटा नहीं है, और पापा के जाने के बाद तूने इतने बड़े कमरे में क्या जरूरत है। लीला जी कुछ समय शांत रही और थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, तेरे पर जो कमरा है वो हम किराए पर दे सकते हैं, हम कमरे में भी सारी सुख सुविधाएं हैं। पर उस जितेंद्र बोला, नहीं माँ, वह कमरा हम किराए पर नहीं दे सकते, वह हमने अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से जानती है ना कि अनीता के मायके वाले का आना जाना लगा रहता है, इसलिए एक खाली कमरा मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। लीला जी सब समझ गई थी कि उसके बेटे ने उसका ही कमरा किराए पर देने का ठान लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे से अपने बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए जितेंद्र ने जो कहा उस पर लीला जी ने ज्यादा बहस नहीं किया। उसने अपना थोड़ी सी जरूरत की सामान सामने ले और उस छोटे से कमरे में शिफ्ट हो गई। इस छोटे कमरे में से उसका दम घुट रहा था, लेकिन फिर भी वह उस कमरे में अपना दिन काट रही थी। नया किराएदार भी आ चुका था। सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम विनोद था, जो एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज यह देखता कि अनीता और उसका पति जितेंद्र अपनी बूढ़ी माँ लीला के साथ एक साथ कैसा सुलूक कर रहे थे। ये सब देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे लीला जी विनोद को अपने बेटे जैसा मानने लगी थी। विनोद भी आते जाते लीला जी का हालचाल पूछा करता और उसका ख्याल रखा करता था। जितेंद्र और अनीता को तो लीला जी की कुछ ना देना ही नहीं था। अनीता बस बचा हुआ खाना लेकर आती और उनके थाली में रखकर चली जाती, और बेटा तो उनके तरफ देखता भी नहीं था। लीला जी समझ चुकी थी कि उनका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है, लेकिन वो भी अपनी आंखों बंद करके किसी पालतू पशु की तरह उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उनका दूसरा सहारा कोई सहारा नहीं था। बेटे के 2 टुकड़ों के लिए
उनको अपने बेटे बहू के सहारा पड़ता था। कभी कभी लीला जी को बहुत रोना आता था। लीला जी विनोद को अपने मन की सारी बातें बताने लगी थी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही की वजह से हुई थी, लेकिन वो ज्यादा नहीं बोल पाई। जब उनके पिता जिंदा थे, वह काम पर जाते तो घर में उन दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए, तब भी जितेंद्र को उन्होंने घर के खर्च में मदद किया। जब तक मेरे पति घर चला रहे थे, तब तक जितेंद्र अपने सब पैसे बचा लेता था, और जब उसके पापा पूरी तरह असमर्थ हो गए, तब शर्म और मजबूरी में उसके घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह साफ साफ कुछ कह नहीं सकता था। इसी बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने के पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगाई दवाई लिख कर देते थे तो ज्यादा पैसे खर्च ना हो, इसलिए विजनेंद्र आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में जब पति का स्वास्थ्य सुधर गया, तब रमेश ने उनकी दवाइयाँ पूरी तरह बंद कर दी थी। पति भी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन एक रात उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगी। लीला जी बहुत घबरा गए और वह दौड़ते हुए जितेंद्र के कमरे की तरफ गई और जितेंद्र के कमरे का दरवाजा ठोकने लगी और कहने लगी कि पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही है, चल हम उन्हें जल्दी हॉस्पिटल के पास लेकर जाते हैं। पर उस पर जितेंद्र बोला, माँ मुझे अभी सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर चले जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। लीला जी पूरी रात पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी उनकी मालिश कर रही थी तो कभी बाफ देती रही थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई। घर में शमशान जैसी शांति छा गई। जितेंद्र रोने का नाटक करने लगा और अनीता तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसे वास्तव में ससुर के चले जाने का बहुत दुख हो रहा हो। असल में तो सबसे ज्यादा धक्का लीला जी को लगा। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। लीला जी की आंखों में अश्रु धारा बहे जा रहे थे और उसके होंठ थरथर कांप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि अब ऐसे रोने की नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत की जिम्मेदार तो तुम दोनों ही हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाई। पति का क्रियाक्रम कर दिया गया। लीला जी के दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती रहती, अगर जितेंद्र ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरा पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद अनीता और जितेंद्र का व्यवहार बहुत बदल गया। लीला जी को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उनका मन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि ऐसी औलाद सबको नहीं दिखा सकती। एक दिन उनका किरदार विनोद उनके पास आया और लीला जी को उसने कुछ समझाने। वह बातें सुनकर लीला जी की आंखों में एक नई उम्मीद जाग गई। दूसरे दिन सुबह लीला जी अनीता और जितेंद्र के पास गई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। लीला जी की बात सुनकर अनीता बहुत ही खुश हो गई। जितेंद्र ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया, जिसके बाद लीला जी उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखकर बोली, जितेंद्र तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है, और अनीता तूने इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो तुम दोनों। और फिर लीला जी हंसकर बोली, हाँ मैं यह बातें सच कह रही हूँ कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी, लेकिन मैं इस घर से भी कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू नहीं रहेंगे, बल्कि मेरे जैसे बूढ़े लोग रहेंगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। यह सुनकर जितेंद्र और अनीता दोनों के पैर तले जमीन खिसक गई। जितेंद्र और अनीता दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा कि लीला जी खुद घर छोड़कर चली जाएंगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको लीला जी की जवाबदारी नहीं लेनी पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, मगर या तो सब उल्टा ही हो गया था। लीला जी की बात सुनकर जितेंद्र गुस्से से बोला, माँ तेरा दिमाग ठीक है ना, इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर में कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है। इस पर लीला जी गुस्से से बोली, तू भूल रहा है बेटा, अभी वक्त ये घर मेरा ही नाम है। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया।
खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया। तेरी पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे से झूठे प्यार की जाल में फंसने से अच्छा मैं अपने बारे में ही सोचूं। जितेंद्र घुटने के बल गिरकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ कर दे, हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धा आश्रम मत बना। माँ थोड़ा सोच कर देख हमारा क्या होगा। मीरा जी ने जो ऊंची आवाज में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे ना, लेकिन फिर भी तूने अपने परिवार के बारे में ही सोचा, अपने माँ बाप के बारे में नहीं। फिर मैं तेरे बारे में कैसे सोचूं? तू बस अपने परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चले जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर मीरा जी अपने कमरे में चली गईं। जितेंद्र और अनीता शांत लीला जी को जाते हुए देखते ही रह गए। लीला जी ने अपने जैसे ही बूढ़े माँ को उसके घर में आश्रम आश्रय दिया, विनोद की मदद किया, वृद्धा आश्रम अच्छे से चलने लगा। दोनों अगर आजकल के बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप के साथ गैर व्यवहार किया तो बूढ़े माँ बाप भी कठोर निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी?